हिटलर स्टालिन, उस पर बात करता हूँ। लेकिन मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इस किताब पर यह है कि किम इल सुंग, इदी अमीन और पिनोशेट जैसे 3 छछूंदरों के साथ हिटलर और स्टालिन की तुलना नहीं, जक्सटापोजिशन, ये नहीं चलता। बल्कि मैं हिटलर और स्टालिन के संबंध में एक बात कहना चाहूँगा जो आमतौर पर लोग कहते नहीं हैं। स्टालिन एक विश्व दृष्टि का सेवक था, हिटलर की एक विश्व दृष्टि थी, अपनी विश्व दृष्टि थी, जो आर्य नस्ल के प्रभुत्व के इर्द गिर्द बनी थी और बाकी सारी दुनिया को उसमें बिल्कुल बहुत ही गंदे किस्म का गुलाम होना था। दुनिया के सारे संसाधन इस छोटी सी आर्य नस्ल सारे जर्मन नहीं, जिनकी आंखें नीली हो, बाल सुनहरे हो, नाक लंबे हो, जिनमें से कुछ भी हिटलर और स्टालिन गोएबल्स के नहीं थे। ये भी ध्यान देने लायक बात है। तो मैं जो कह रहा था, रोबेस्पियर से शुरू होता है, उसके बाद तानाशाह आता है। क्या, आखिर क्यों? मोनार्की, एम्पायर के बदले जब नेशन स्टेट का जन्म होता है, हमें तानाशाह दिखाई देते हैं। फर्क क्या है दोनों में? नेशन स्टेट में जो पॉलिटिकल सोसाइटी, उसका एक क्रमबद्ध सुसंगठित रूप हमें दिखाई देता है जो उसे ढोती है, नेशन स्टेट को। तो क्या तानाशाहों का उत्थान, उभरना उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है? मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन एक धारणा मेरे मन में आई कि जहाँ राजा या वंशानुक्रम से वैधता ढूंढने के बदले जनता से, उसकी पहचान से वैधता ढूंढी जाती है, यानी नेशन स्टेट, वहाँ सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट में हायरार्की होती है, और हायरार्की डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कभी मान तो लेती है कभी कभी, लेकिन वो उसके कैरेक्टर के विपरीत है। वहाँ ऊपर नीचे, ऊपर से ऑर्डर आएगा, नीचे उसे स्वीकार किया जाएगा, और दोनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए जितनी बेनिवोलेंस, जितनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसको तो बर्दाश्त करता है। अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो हायरार्किकल और ऑर्डर देने वाले व्यवस्था के तहत चलती है। तो इसी में से हमें तानाशाही की एनाटॉमी ढूंढनी पड़ेगी। और यह किताब यही सवाल पेश करती है। प्रासंगिकता, भारत की स्थिति, वहाँ से ये सवाल पैदा हुआ, और वहाँ से सारे सवाल इस एक विवरणात्मक शैली में तानाशाहों पर, संक्षेप में ही कहना पड़ेगा, इतनी मोटी किताब है नहीं, इसे प्रस्तुत किया गया है। और वो तानाशाही की एनाटॉमी क्या है, इससे जुड़े हुए सवालों का एक पूरा पैनोरामा प्रस्तुत करता है। कोई जवाब नहीं देता है, जवाब देना शायद मकसद भी नहीं है। मैं ये तय करके आया था कि मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। अशोक, बात यह है,
मैं तो ये किताब हो गया, मैं अगली किताबों के बारे में सोच रहा हूँ। और हमारी काफ़ी बातचीत हुई है। ऐतिहासिकता को केंद्र में रखना पड़ेगा, और भारत में इतिहास लेखन में ऐतिहासिकता के सिलसिले में मैं सोच रहा था कि जब मैं 20वीं सदी के तानाशाह की बात हो रही है, मैं 20वीं सदी के इतिहासकारों के बारे में सोच रहा हूँ, और सब के सब मुझे प्रोविंशियल लगते हैं। जो प्रोविंस से आते हैं उनकी बात तो छोड़ दी जाए, उनके अलावा भी या तो मार्क्सिस्ट प्रोविंशियल, हॉब्सबॉम भी मुझे प्रोविंशियल लगते हैं, यूरोसेंट्रिक लगते हैं। एक शख्स जिसके पास प्रोविंशियल होने की काफ़ी वजह थी, वो अपनी 3 किताबों में प्रोविंशियल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू। उस इतिहास दृष्टि से एक रास्ता मिल सकता है। और जहाँ तक तानाशाहों की बात है, सिर्फ जक्सटापोजिशन नहीं, एक तुलना में अशोक कुमार पांडे से उम्मीद रखता हूँ। हिटलर और स्टालिन की मेरी बात हो रही थी जर्मनी में, वो जर्मन भारत संघ के उपाध्यक्ष, वो वहाँ की अनुदारवादी पार्टी CSU के सांसद थे। उन्हें लगा कि ये कम्युनिस्ट है, तो 2 स्टालिन को गाली, क्योंकि वही सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है उनका। तो स्टालिन को गाली दे रहे थे। मैंने कहा यार तुम्हें क्या दिक्कत है, स्टालिन तो कम्युनिस्टों को मार रहे थे, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ कि ये क्या स्टालिन का प्रॉब्लम था? क्यों अचानक ये आया? स्टालिन की चर्चा करने के लिए हमें विश्व क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े रणनीतिकार लेनिन की समग्र ऐतिहासिक भूमिका पर विचार करना पड़ेगा। लेनिन जो हमारे लिए देवता हुआ करते थे, और तभी हमें पता चलेगा कि समाजवाद में क्यों स्टालिन आया, और स्टालिन का आना कहाँ तक हिटलर के उत्थान के लिए जिम्मेदार रहा है। ये एक बहस जर्मनी में चल रही है। रोजा लुक्सेमबर्ग की मौत के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में लेनिन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह गया था, तो लेनिन का वर्चस्व स्थापित हुआ। लेनिन के वर्चस्व से स्टालिन आए, जिसमें ज़रूर यूरोपीय एनलाइटनमेंट की परंपरा का अभाव स्टालिन में उसकी एक भूमिका रही है। और एक बार स्टालिन आने के बाद सिर्फ वर्साई नहीं, स्टालिन भी हिटलर के उत्थान का एक कारण रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इस दृष्टि से तानाशाही, खासकर इन 2 तानाशाहों का विचार जरूरी है कि ऐतिहासिकता में हमेशा प्रासंगिकता होती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि प्रासंगिकता में हमेशा ऐतिहासिकता हो। और इतिहास संबंधित लेखन के लिए यह एक बहुत ज़रूरी बात है। मैं ये सोच रहा था, तानाशाही राजा महाराजा हुए हैं, निरंकुश, अत्याचारी, दमन करने वाले, लेकिन तानाशाह वो नहीं थे। तानाशाह राजतंत्र में नहीं हुआ है। इतिहास को देखते हुए एक छोटी सी अवधि के लिए ऑलिवर क्रॉमवेल में तानाशाही प्रवृत्ति देखी गई। ये पहली बार जो थोड़ा मुकम्मल सा तानाशाह वो हमें दिखाई देता है। समानता, मैत्री, समानता,
भाईचारा और आज़ादी के नारे के साथ संपन्न फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसके पहले नेता जैकोबिनिस्ट रोबेस्पियर ने। रोबेस्पियर को दुनिया का पहला तानाशाह कहा जा सकता है। उसके बाद हमें एक के बाद एक तरफ जहाँ लोकतंत्र का विकास होता है, दूसरी तरफ तानाशाही का विकास, तानाशाहों का उभरना, फुदक कर उभरना हमें दिखाई देता है। जहाँ संकट है वहाँ, और जहाँ संकट बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं दिख रहा है वहाँ भी संकट के लक्षण और उनमें से तानाशाह का उभरना। संकट सिर्फ अर्थनीति का नहीं, अस्मिता का संकट, पहचान का संकट, उसने भी तानाशाहों को जन्म दिया है। तो आखिर क्यों? इस पर बात करने से पहले मैं इस किताब में जो आमतौर पर लोगों को जो खामियां दिखाई दी हैं, जिनसे वो सहमत नहीं हुए, वहाँ से शुरू करके इस किताब के महत्व पर आना चाहूँगा। ये मेरा तरीका है।